स्वागत है माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर। आज की कहानी किसी बड़े तूफान के बारे में नहीं है, बल्कि उस हल्की सी धूल के बारे में है जो धीरे धीरे हमारी खिड़कियों पर जमा हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि बाहर की धूप इतनी धुंधली कब हो गई। ईशान अपने कमरे में बैठा था। कमरे की हालत ठीक वैसी ही थी जैसी उसके मन की, थोड़ी अस्त व्यस्त, थोड़ी बोझिल। बाहर शाम की गुनगुनी धूप ढल रही थी, पर ईशान को लग रहा था कि उसके चारों तरफ एक ग्रे रंग की दीवार खड़ी है। सब कुछ ठीक था। हाथ में एक प्रोजेक्ट था, मां बाप की तबीयत ठीक थी, कल दोस्तों के साथ बाहर भी गया था। फिर भी एक भारीपन था जो उसे बिस्तर से उठने नहीं दे रहा था। उसे लग रहा था कि शायद उसके दिमाग में ही कोई खराबी है, क्योंकि बिना किसी बड़ी वजह के बुरा महसूस करना उसे एक पर्सनल फेलियर जैसा लग रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और कबीर अंदर आया। कबीर ईशान से कुछ साल बड़ा है और उसकी बातों में हमेशा एक ऐसी खामोशी और ठहराव रहता है जैसे कोई गहरा समंदर। ईशान ने अपनी फीकी मुस्कान से उसका स्वागत किया, पर कबीर की नजरें ईशान की लाल आंखों और मेज पर पड़े खाली कॉफी के कपों पर थी। कबीर ने बिना कुछ पूछे चाय का सस्पेन चढ़ाया और कहा, ईशान, तुझे पता है, हम इंसानों की एक बड़ी अजीब आदत है। जब हमारा शरीर गर्म होता है तो हम ये नहीं कहते कि मैं बुखार हूं, हम कहते हैं कि मुझे बुखार महसूस हो रहा है। पर जब मन भारी होता है तो हम सीधा कह देते हैं कि मैं ही खराब हूं। हम भूल जाते हैं कि मूड कोई हमारी पहचान नहीं है, बल्कि एक सेंसेशन है जो हमारे अंदर से गुजर रही है। ईशान ने लंबी सांस ली और बोला, पर भाई, बिना किसी वजह के ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे गुस्सा आ रहा है खुद पर। कबीर मुस्कुराया और बोला, वजह हमेशा बड़ी नहीं होती। कल रात तू कितनी देर तक काम कर रहा था? पानी कितना पिया? आज सुबह अलार्म की आवाज कैसी थी? हमारा दिमाग कोई जादूगर नहीं है, वो बस एक जासूस की तरह काम करता है। वो हमारे शरीर के सिग्नल्स देखता है, जैसे दिल की धड़कन, थकान, भूख, और फिर उन सब सुरागों को जोड़कर एक कहानी बना देता है। अगर तेरा शरीर थका हुआ और डिहाइड्रेटेड है तो दिमाग उस थकान को लो मूड की चादर ओढ़ा देता है। ये सब तुम्हारे सिर के अंदर ही नहीं है ईशान, ये तुम्हारे शरीर, तुम्हारी आदतों और तुम्हारे आसपास की हवा में भी है। ईशान को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसे लगा था कि खुश रहना सिर्फ एक माइंडसेट का खेल है, पर कबीर ने समझाया कि ये एक टू वे रोड है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम महसूस करते हैं, ये तो सच है, पर जैसा हम महसूस करते हैं वैसा ही हमारे दिमाग में विचार आने लगते हैं। जब मूड लो होता है तो दिमाग सिर्फ उन्हीं यादों और ख्यालों को चुनता है जो उस उदासी से मेल खाते हों। ये एक मेंटल फिल्टर की तरह काम करता है, जहां अच्छी चीजें छनकर बाहर निकल जाती है और सिर्फ कमियां ही अंदर रह जाती है। ईशान ने महसूस किया कि पिछले कुछ दिनों से वो भी यही कर रहा था, अपने पुराने फेलियर्स को याद करना और खुद को लूजर कहना। कबीर ने मेज साफ करते हुए कहा, ईशान, तूने कभी अपनी लाइफ को एक टोकरी, बास्केट की तरह देखा है जो तिनकों, विकर स्ट्रैंड्स से बुनी गई हो? हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे शरीर की हालत और हमारे काम, ये सब अलग अलग तिनके हैं जो एक साथ गुंथे हुए हैं। हमें लगता है कि हम सिर्फ दुखी हैं, पर असल में हम उन तिनकों को अलग अलग देख ही नहीं पाते। अगर हम इस टोकरी को खोलना सीख जाएं, तो हमें समझ आएगा कि कहां बदलाव करना है। कभी कभी हल सिर्फ इतना होता है कि हम अपनी डिफेंस टीम को मैदान में उतारें। डिफेंस टीम? ईशान ने हैरानी से पूछा। कबीर ने चाय का कप उसे थमाते हुए कहा, हां, जैसे फुटबॉल में स्ट्राइकर्स गोल करते हैं, वैसे ही डिफेंस टीम गोल होने से रोकती है। हमारी मेंटल हेल्थ के डिफेंस प्लेयर्स हैं नींद, सही खाना, शरीर की हलचल और अपनों से जुड़ाव। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो सबसे पहले हम इन्हीं डिफेंस प्लेयर्स को मैदान से बाहर निकाल देते हैं। हम जिम जाना छोड़ देते हैं, देर रात तक फोन चलाते हैं और अकेले रहने लगते हैं।
हमें लगता है कि जब हम ठीक महसूस करेंगे तब ये सब करेंगे, पर असल में ये सब करने से ही हम ठीक महसूस करना शुरू करते हैं। एक्शन पहले आता है, भावनाएं बाद में आती है। उस शाम ईशान ने कबीर की बातों को महसूस किया। उसने खिड़की खोली और बाहर की ताजा हवा को अंदर आने दिया। उसे समझ आया कि वो जिस इंस्टेंट रिलीफ के चक्कर में शाम भर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, वो असल में उसे और गहराई में धकेल रहा था। ये एक विशियस साइकिल था, जहां हम थोड़े समय की शांति के लिए उन चीजों का सहारा लेते हैं जो बाद में हमारी उदासी को और बढ़ा देती है। ईशान ने तय किया कि आज वो कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगा, बस एक छोटा सा फैसला लेगा। सही समय पर सोने का और सुबह उठकर 10 मिनट धूप में बैठने का। कबीर ने जाते जाते बस इतना कहा, परफेक्शन की तलाश मत कर ईशान, बस एक ऐसा फैसला ले जो तुझे उस दिशा में ले जाए जहां तू जाना चाहता है। गुड इनफ भी काफी है। कमरे में अभी भी वही खामोशी थी, पर अब वो बोझिल नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ईशान ने अपनी मेंटल मसल पर काम करना शुरू कर दिया है, और ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन की सुबह वैसी ही थी जैसी अक्सर होती है। सूरज अपनी पूरी रफ्तार से ऊपर चढ़ रहा था, पर ईशान के कमरे के अंदर वक्त जैसे थम गया था। ईशान अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। स्क्रीन की सफेद रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, पर उसकी उंगलियां कीबोर्ड से कोसों दूर थी। वो बस एक स्पार्क का इंतजार कर रहा था, उस एक जादुई एहसास का जिसे हम मोटिवेशन कहते हैं। उसे लग रहा था कि जैसे ही वो फीलिंग आएगी, सारा काम चुटकियों में हो जाएगा। पर सच तो यह है कि वो एहसास किसी ऐसे दोस्त जैसा है जो जरूरत के वक्त कभी फोन नहीं उठाता। हम अक्सर सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा, फिर हम एक्शन लेंगे, पर ईशान को यह नहीं पता था कि यह पूरा गणित ही उल्टा है। तभी कबीर कमरे में आया। उसके हाथ में चाय के 2 प्याले थे। उसने ईशान की सूनी आंखों को देखा और मुस्कुराते हुए मेज पर चाय रख दी। क्या हुआ ईशान, आज फिर उस इंस्पिरेशन वाली बिजली के गिरने का इंतजार कर रहे हो? कबीर ने हल्के मजाक में पूछा। ईशान ने कंधे उचकाते हुए कहा, भाई सच में आज बिल्कुल मन नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर की बैटरी डेड हो गई है। जब तक थोड़ा एक्साइटेड महसूस नहीं करूंगा, काम शुरू कैसे होगा? बिना मन के काम करना तो खुद को सजा देने जैसा है। कबीर कुर्सी खींचकर पास बैठ गया और बोला, ईशान, तुझे पता है, हम इंसानों की सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि मोटिवेशन कोई ऐसी चीज है जो हमारे अंदर हमेशा रहनी चाहिए। हम इसे एक पर्सनालिटी ट्रेट मान लेते हैं, जैसे कि वो लड़का तो बहुत मोटिवेटेड है और मैं नहीं हूं। पर हकीकत में मोटिवेशन कोई हुनर नहीं है, और नहीं, ये कोई ऐसी चीज है जिसे तू अपने साथ बांध कर रख सकता है। ये तो एक सेंसेशन है, एक भावना जो आती और जाती रहती है। तू जिस इंतजार में बैठा है वो असल में एक मोटिवेशन ट्रैप है। तू सोच रहा है कि फीलिंग पहले आएगी और एक्शन बाद में, पर असल में एक्शन पहले आता है और फीलिंग उसका एक बाय प्रोडक्ट है। जैसे जिम जाने का मन कभी नहीं करता, पर वर्कआउट खत्म करने के बाद जो एहसास होता है वही असली मोटिवेशन है। वो धुएं की तरह है, जब तू काम का इंजन चालू करेगा तभी वो धुआं निकलेगा। ईशान को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पूछा, पर भाई, जब शरीर और मन दोनों क्या बोल रहे हों तब खुद को धकेलना मुश्किल नहीं है? कबीर ने चाय का घूंट लिया और शांत स्वर में कहा, बिल्कुल मुश्किल है, और यही काम आता है अपोजिट एक्शन का सिद्धांत। हमारा दिमाग हमेशा हमें उस रास्ते पर ले जाना चाहता है जहां आराम हो, जहां कोई थ्रेट न हो। जब तू उदास या थका हुआ महसूस करता है तो तेरा दिमाग तुझे विथड्रॉ करने का इशारा देता है, यानी बिस्तर में घुसे रहो, फोन चलाओ या काम टाल दो। पर अगर तू उस भावना के ठीक उल्टा काम करे, यानी अगर मन कह रहा है मत उठ, तो तू बस उठकर खड़ा हो जाए, तो तू अपने दिमाग के उस फीडबैक लूप को तोड़ देता है।
तुझे अपने मन का गुलाम बनने की जरूरत नहीं है ईशान। तू बस उसे एक सुझाव, सजेशन की तरह देख सकता है। मन ने सुझाव दिया कि काम कल करेंगे। तूने सुना और जवाब दिया, शुक्रिया, पर मैं अभी सिर्फ 5 मिनट के लिए लैपटॉप खोलूंगा। ईशान ने कीबोर्ड की तरफ देखा। सिर्फ 5 मिनट? उसने बुदबुदाते हुए पूछा। कबीर ने सिर हिलाया। हां, सिर्फ 5 मिनट। हम अक्सर बड़े पहाड़ को देखकर हार मान लेते हैं, पर अगर तू सिर्फ उस फ्रिक्शन को कम कर दे जो काम शुरू करने में लगता है, तो रास्ता आसान हो जाता है। इसे स्मॉल स्टेप्स की ताकत कहते हैं। तू पूरे प्रोजेक्ट के बारे में मत सोच, बस पहली लाइन लिखने के बारे में सोच। तेरा दिमाग उस छोटे से काम को खतरा नहीं मानेगा और तू आसानी से शुरुआत कर पाएगा। और एक बार जब तू शुरू कर देगा, तो तेरी बॉडी तेरे ब्रेन को सिग्नल भेजेगी कि अरे, हम तो काम कर रहे हैं, शायद हम सक्षम, कैपेबल हैं। और देखते ही देखते वो कांट बी बॉदर्ड वाली फीलिंग बदल जाएगी। ईशान ने धीरे से लैपटॉप का ढक्कन खोला। उसने महसूस किया कि उसका संघर्ष काम के साथ नहीं, बल्कि उस काम से जुड़ी बेचैनी, एंजाइटी के साथ था। कबीर ने आगे बढ़कर कहा, एक और बात याद रखना ईशान, हम अक्सर गोल्स के पीछे भागते हैं, जैसे कि मुझे ये प्रमोशन चाहिए या इतनी सैलरी चाहिए। गोल्स जरूरी है, पर वो अक्सर हमें तनाव देते हैं क्योंकि वो भविष्य में है और हमारे पूरे कंट्रोल में नहीं है। इसकी जगह अपनी वैल्यूज को अपनी पहचान बना। वैल्यूज यानी वो दिशा जिसमें तू चलना चाहता है, जैसे ईमानदारी या सीखने की ललक, क्यूरियोसिटी। अगर तेरी वैल्यू ग्रोथ है, तो आज का काम सिर्फ एक टास्क नहीं है, बल्कि तेरी उस वैल्यू को जीने का एक तरीका है। गोल्स खत्म हो सकते हैं, पर वैल्यूज कभी खत्म नहीं होती। वो उस कॉम्पास की तरह है जो तुझे तब भी रास्ता दिखाएंगी जब तू पूरी तरह से खोया हुआ महसूस करेगा। कमरे में खामोशी छा गई, पर इस बार वो खामोशी भारी नहीं थी। ईशान को समझ आ रहा था कि वो अब तक अपनी भावनाओं के पीछे भाग रहा था, जबकि उसे अपने वैल्यूज और डिसीजंस के पीछे चलना चाहिए था। उसने एक गहरी सांस ली और कबीर से पूछा, पर भाई, अगर मैं फिर से फेल हो गया तो? अगर मैंने शुरू किया और फिर बीच में छोड़ दिया तो? कबीर की आंखों में एक पिता जैसी चमक थी। उसने कहा, तो खुद को सजा मत देना। हम अक्सर खुद के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। अगर तू किसी दोस्त को फेल होते देखता, तो तू उसे गालियां नहीं देता, बल्कि उसे सहारा देकर खड़ा करता। तो फिर खुद के साथ इतनी बेरुखी क्यों? सेल्फ क्रिटिसिज्म से कभी मोटिवेशन नहीं आता, उससे सिर्फ शेम यानी शर्मिंदगी आती है, और शर्म इंसान को छोटा कर देती है, उसे छिपाने पर मजबूर कर देती है। अपनी असफलताओं को एक कोच की नजर से देख, एक क्रिटिक की नजर से नहीं। देख कि कहां कमी रह गई, उसे सुधार और फिर से मैदान में उतर। ईशान ने कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां रखी। उसने महसूस किया कि अब भी उसे बहुत ज्यादा हाई एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी, पर अब वो उस फीलिंग का इंतजार भी नहीं कर रहा था। उसने पहली लाइन टाइप की, फिर दूसरी। कबीर चुपचाप उठकर कमरे से बाहर जाने लगा। दरवाजे पर रुककर उसने मुड़कर देखा। ईशान अब काम में डूब चुका था। कबीर ने धीमे स्वर में कहा, याद रखना, मोटिवेशन इंतजार करने से नहीं, बल्कि हाथ पांव हिलाने से पैदा होता है। तू बस अपनी मेंटल मसल को ट्रेन कर रहा है। शाम ढलने लगी थी, पर ईशान के कमरे में अब उम्मीद की एक नई रोशनी थी। उसने सीखा कि अपनी भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देना है। वो जान गया था कि डिसिप्लिन का मतलब खुद को कोड़े मारना नहीं, बल्कि अपनी आजादी को चुनना है। रास्ता अब भी लंबा था, पर ईशान को अब डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने जान लिया था कि वो अपनी मेंटल हेल्थ का मालिक खुद है। ईशान को लगा था कि काम शुरू कर देने से सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, पर जिंदगी उतनी सीधी लकीर में नहीं चलती जितनी हम उम्मीद करते हैं। 2-3 दिन तो जोश रहा, पर आज जैसे ही उसने अपना लैपटॉप खोला,
उसे पुराने प्रोजेक्ट की वो फाइल दिख गई जिसे क्लाइंट ने रिजेक्ट कर दिया था। उस एक पल ने उसके अंदर एक ऐसा गुब्बारा फोड़ दिया जिसमें बरसों की दबी हुई कचोट और डर भरा था। उसे अचानक अपने सीने में एक भारीपन महसूस हुआ, जैसे कोई पत्थर रख दिया गया हो। गले में एक अजीब सी गांठ बन गई और उसकी आंखों के सामने काम धुंधला होने लगा। उसका मन किया कि वो इस एहसास को कहीं दूर फेंक दे, इसे मिटा दे या बस किसी तरह भागकर सो जाए ताकि ये सब महसूस न करना पड़े। तभी कबीर खिड़की के पास खड़ा बाहर बारिश को देख रहा था। उसने बिना मुड़े ही कहा, ईशान, तूने कभी गौर किया है कि जब हमें चोट लगती है तो हम मरहम लगाते हैं, पर जब मन दुखता है तो हम उसे ठीक करने के पीछे पड़ जाते हैं। हम चाहते हैं कि वो दुख बस गायब हो जाए, जैसे कोई जादुई बटन हो जिसे दबाते ही हम फिर से मुस्कुराने लगे। ईशान ने अपनी कुर्सी पीछे खिसकाई और बेबसी से बोला, भाई, ये बहुत तकलीफ देता है। मैं बस चाहता हूं कि ये फीलिंग चली जाए। मुझे नहीं पता कि ये क्या है, पर ये मुझे अंदर से खोखला कर रही है। कबीर उसके पास आया और शांत स्वर में बोला, ईशान, ये जो तू कर रहा है ना, इसे सप्रेशन कहते हैं। ये वैसा ही है जैसे तू पानी के अंदर एक बहुत बड़े हवा से भरे गुब्बारे को दबाने की कोशिश कर रहा हो। तू जितनी ताकत से उसे नीचे धकेलेगा, वो उतनी ही तेजी से वापस ऊपर आएगा और तुझे चोट पहुंचाएगा। हम अपनी भावनाओं से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने उन्हें महसूस किया तो वो हमें निगल जाएंगी। पर असल में भावनाएं, इमोशंस कोई दुश्मन नहीं है। वो सिर्फ मैसेंजर्स हैं। वो तुझे कुछ बताने आई है। जैसे प्यास लगने पर शरीर बताता है कि पानी चाहिए, वैसे ही ये उदासी या ये दर्द तुझे बता रहा है कि तेरी लाइफ में कोई ऐसी चीज है जो तेरी वैल्यूज से मेल नहीं खा रही। ईशान ने गहरी सांस ली, पर भाई, इसे सहन कैसे करूं? ये दर्द तो असली है। कबीर ने हाथ बढ़ाकर चाय का कप उठाया और कहा, इस दर्द को सहन नहीं, इसे एक्सपीरियंस करना सीख। जब भी कोई भारी भावना आए तो सबसे पहले उसे एक नाम दे। हम अक्सर कह देते हैं कि आई एम फीलिंग बैड, पर बैड कोई इमोशन नहीं है। क्या तू डरा हुआ है? क्या तू अकेला महसूस कर रहा है? या क्या तुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी मेहनत की कदर नहीं हुई? अपनी भावनाओं को बारीक शब्दों में बांटना सीख। इसे इमोशनल ग्रैन्युलैरिटी कहते हैं। जब तू कहता है कि मैं रिजेक्टेड महसूस कर रहा हूं, तो तेरा दिमाग उस भावना को एक फ्रेम में फिट कर देता है। वो अब एक अनजान दानव नहीं रहती, बल्कि एक जाने पहचानी स्थिति बन जाती है। ईशान ने आंखें बंद की और महसूस करने की कोशिश की। मुझे शर्मिंदगी, शेम महसूस हो रही है भाई। मुझे लग रहा है कि मैं काफी नहीं हूं। कबीर ने सिर हिलाया। ये हुई ना बात। अब तू उस सच के करीब है जिसे तू छिपा रहा था। देख, भावनाएं मौसम की तरह होती है। वो आती है, ठहरती है और फिर गुजर जाती है। अगर तू उनके साथ कुश्ती नहीं लड़ेगा तो वो अपनी रफ्तार से निकल जाएंगी, पर अगर तू उन्हें पकड़े रहेगा या उन्हें दबाएगा तो वो हफ्तों और महीनों तक तेरे अंदर घर बना लेंगी। हमें सिखाया गया है कि रोना कमजोरी है या दुखी होना नेगेटिव है, पर सच तो ये है कि दुनिया में कोई भी भावना नेगेटिव नहीं होती। वो बस इनकन्वीनियंट यानी असुविधाजनक होती है। वे तुझे ये याद दिलाने आती है कि तू जिंदा है, तू इंसान है। ईशान को याद आया कि कैसे वो सालों से अपनी छोटी छोटी हार को एक पोटली में बांधकर चल रहा था। कबीर ने आगे कहा, ईशान, कभी कभी दर्द इसलिए भी ज्यादा होता है क्योंकि हम उसमें अपनी तरफ से जजमेंट्स जोड़ देते हैं। तू सिर्फ दुखी नहीं है, तू इस बात पर भी दुखी है कि तू दुखी क्यों है। तू खुद को कोस रहा है कि मैं इतना कमजोर क्यों हूं। इस दूसरी वाली तकलीफ को छोड़ दे, पहली वाली तो कुदरती है। जब तू अपने इमोशंस को बिना किसी जजमेंट के एक दर्शक की तरह देखना शुरू कर देगा तो उनकी ताकत आधी हो जाएगी। वो तुझे कंट्रोल नहीं करेंगे, बल्कि तू उनके साथ चलना सीख जाएगा। ईशान ने पूछा,
लेकिन भाई, अगर कोई और दुखी हो तो मैं उसे कैसे संभालूं? जैसे जब मां परेशान होती है तो मुझे समझ नहीं आता क्या कहूं। कबीर मुस्कुराया। हम अक्सर दूसरों का दुख फिक्स करने भागते हैं। हम उन्हें सलाह देने लगते हैं, अरे छोड़ो, इतना मत सोचो, या सब ठीक हो जाएगा। पर ये शब्द मदद नहीं करते। ये सामने वाले को और अकेला कर देते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी भावनाओं की कोई अहमियत नहीं है। सबसे बड़ी मदद जो तू कर सकता है वो है वैलिडेशन। बस उनके पास बैठ और कह, मैं समझ सकता हूं कि तुझे कैसा लग रहा है और तेरा ऐसा महसूस करना बिल्कुल जायज है। उन्हें ये एहसास दिला कि वो अकेले नहीं है। कभी कभी शब्द नहीं, सिर्फ तेरी मौजूदगी ही काफी होती है। उस रात ईशान ने तय किया कि वो अपनी भावनाओं से भागेगा नहीं। जब फिर से वो पुराना दर्द उठा तो उसने उसे दबाने के बजाय उसे अपनी छाती में महसूस किया। उसने देखा कि वो दर्द कहाँ है, कैसा है। उसने उसे नाम दिया, उसे स्वीकार किया। और ताज्जुब की बात यह थी कि कुछ ही मिनटों में वो भारीपन हल्का होने लगा। उसे लगा जैसे उसने एक बहुत भारी बोझ नीचे रख दिया हो। उसने महसूस किया कि असली बहादुरी दर्द को न महसूस करने में नहीं, बल्कि उसे महसूस करते हुए भी खड़े रहने में है। अंधेरा गहरा हो चुका था, पर ईशान के अंदर एक नई तरह की स्पष्टता थी। उसे समझ आ गया था कि उसके जज्बात उसके दुश्मन नहीं, बल्कि उसके गाइड है। वो उसे बता रहे थे कि उसे कहां सुधार की जरूरत है और कहां उसे खुद को माश करने की। कबीर की वो बात उसके जहन में गूंज रही थी। भावनाएं लहरें हैं, तू समंदर बन। लहरें आएंगी और जाएंगी, पर समंदर अपनी जगह कायम रहेगा। ईशान ने एक बार फिर अपना लैपटॉप खोला, पर इस बार उसकी उंगलियों में डर नहीं, बल्कि एक ठहराव था। वक्त गुजरता गया और ईशान धीरे धीरे अपनी मेंटल हेल्थ की परतों को समझना सीख रहा था। उसे लग रहा था कि अब सब कुछ पटरी पर आ गया है। पर एक शाम उसे अपने पुराने स्टार्टअप की वो डायरी मिली जो उसने 2 साल पहले बड़े अरमानों से शुरू किया था। उस बिजनेस का डूबना उसके लिए सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, बल्कि उसकी पहचान का एक हिस्सा मर गया था। उस डायरी को देखकर उसे फिर से वही कसक महसूस हुई। वो उदासी नहीं थी, वो एक गहरा खालीपन था, जैसे किसी ने उसके अंदर से कुछ खींच लिया हो। उसे लगा कि इतने समय बाद भी वो वही खड़ा है, जैसे वो उस हार से कभी मूव ऑन ही नहीं पाया। वो सोचने लगा कि क्या वाकई इंसान कभी अपने पुराने जख्मों को पूरी तरह भर पाता है। कबीर उस वक्त छत पर पौधों को पानी दे रहा था। उसने देखा कि ईशान मुंडेर पर खड़ा दूर क्षितिज को देख रहा है। उसकी आंखों में वही पुरानी वीरानी थी। कबीर उसके पास गया और चुपचाप खड़ा हो गया। कुछ देर बाद बोला, ईशान, तुझे पता है, हम अक्सर सोचते हैं कि ग्रीफ या शोक सिर्फ तब होता है जब कोई इंसान हमें छोड़कर चला जाए। पर असल में ग्रीफ हर उस चीज के लिए महसूस होता है जिसे हम प्यार करते थे और जो अब हमारे पास नहीं है। चाहे वो कोई सपना हो, कोई पुराना रिश्ता हो, या वो पहचान जो तूने अपने उस स्टार्टअप के साथ बनाई थी। जब वो चला गया तो तेरे अंदर का एक हिस्सा भी चला गया, और उस हिस्से के जाने पर रोना, उदास होना या बार बार उसे याद करना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये इंसान होने की सबसे बड़ी निशानी है। ईशान ने मुड़कर देखा और कहा, पर भाई, 2 साल हो गए। मुझे लगा था कि अब तक तो मुझे ओवर इट हो जाना चाहिए था। क्या मेरे साथ कुछ गलत है कि मैं अब भी वही महसूस कर रहा हूं? कबीर ने पाइप को नीचे रखा और ईशान के कंधे पर हाथ रखकर बोला, यही तो सबसे बड़ी भूल है जो हम करते हैं। हमें लगता है कि ग्रीफ कोई मंजिल है जहां हमें पहुंचना है, या कोई बीमारी है जिसे जड़ से खत्म करना है। लोग कहते हैं कि समय हर घाव भर देता है, पर समय अपने आप कुछ नहीं करता। समय सिर्फ हमें उस दर्द के साथ जीने की जगह, स्पेस देता है। तूने वो स्टेजेस ऑफ ग्रीफ के बारे में सुना होगा ना? इनकार, गुस्सा, समझौता, डिप्रेशन और आखिर में स्वीकार करना। पर लोग इसे एक सीधी सीधी लैडर
समझ लेते हैं। जैसे कि एक बार एक्सेप्टेंस पर पहुंच गए तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। पर असल में ग्रीफ एक सीधी लकीर नहीं है, ये एक गोल घूमते चक्रव्यूह जैसा है। किसी दिन तू खुद को बहुत मजबूत महसूस करेगा और किसी दिन अचानक एक छोटी सी याद, एक खुशबू या एक पुरानी फोटो तुझे वापस उसी अंधेरे कुएं में गिरा देगी। और पता है क्या, ये बिल्कुल नॉर्मल है। ईशान ने एक ठंडी सांस ली। तो क्या ये दर्द कभी कम नहीं होगा भाई? क्या मुझे पूरी उम्र इसी भारीपन के साथ रहना होगा? कबीर ने मुस्कुराते हुए एक पुरानी बाल्टी की तरफ इशारा किया जो एक छोटे से गमले के पास रखी थी। देख ईशान, मान ले कि तेरा ग्रीफ एक काले रंग की गेंद, बॉल की तरह है जो एक डिब्बे, बॉक्स के अंदर बंद है और उस डिब्बे की दीवारों पर एक पेन बटन लगा है। जब शुरुआत में वो गेंद बहुत बड़ी होती है तो वो डिब्बे में हर तरफ टकराती है और बार बार उस बटन को दबाती है। तुझे हर पल दर्द महसूस होता है, पर जैसे जैसे वक्त बीतता है वो गेंद छोटी नहीं होती, तेरा ग्रीफ वैसा ही रहता है। पर तेरा डिब्बा यानी तेरी जिंदगी बड़ी होने लगती है। तू नए लोगों से मिलता है, नई यादें बनाता है, नए काम सीखता है। अब वो गेंद उस डिब्बे में कम बार टकराती है, बटन अभी भी वही है, और जब गेंद उससे टकराती है तो दर्द उतना ही गहरा होता है जितना पहले दिन था। पर अब वो दर्द हर पल नहीं होता, तू उस दर्द के साथ जीना सीख जाता है। ईशान को यह बात सुनकर थोड़ी तसल्ली हुई। उसे लगा कि वो बेवजह खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश में उस दर्द को दबा रहा था। कबीर ने आगे कहा, ईशान, ग्रीफ में दो तरह की प्रक्रियाएं एक साथ चलती हैं। इसे डुअल प्रोसेस मॉडल कहते हैं। एक तरफ वो हिस्सा है जहां तू अपने नुकसान को महसूस करता है, रोता है, पुरानी यादों में खो जाता है, जिसे लॉस ओरिएंटेड कहते हैं। और दूसरी तरफ वो हिस्सा है जहां तू अपनी लाइफ को दोबारा पटरी पर लाता है, काम करता है, भविष्य की योजनाएं बनाता है, जिसे रेस्टोरेशन ओरिएंटेड कहते हैं। सेहतमंद, हेल्दी होने का मतलब यह नहीं है कि तू हमेशा खुश रहे। इसका मतलब है कि तू इन दोनों के बीच झूलना, ऑसिलेट सीख जाए। अगर तू सिर्फ दर्द में डूबा रहेगा तो तू टूट जाएगा, और अगर तू दर्द को पूरी तरह नजरअंदाज करके सिर्फ काम में लगा रहेगा तो वो दर्द अंदर ही अंदर सड़ता रहेगा और किसी दिन धमाके के साथ बाहर आएगा। तुझे अपने आप को अनुमति, परमिशन देनी होगी कि तू उदास भी हो सके और फिर से मुस्कुरा भी सके। ईशान ने पूछा, लेकिन भाई, कभी कभी वो खालीपन इतना ज्यादा होता है कि समझ नहीं आता क्या करूं। ऐसा लगता है कि पैरों के नीचे जमीन ही नहीं है। कबीर ने पास पड़े एक पत्थर को उठाकर देखा और बोला, उस वक्त तुझे अपने पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ यानी अपनी ताकत के खंभों की जरूरत होती है। जब मन का मौसम खराब हो तो अपनी रूटीन को पकड़ ले। सुबह उठना, नहाना, थोड़ा सा टहलना और अपनों से बात करना, ये वो खंभे हैं जो तुझे गिरने नहीं देंगे। तुझे बहुत बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है, बस वो छोटे काम कर जो तुझे जिंदा महसूस कराते हो। और सबसे जरूरी बात, अपने नुकसान को स्वीकार करना सीख। वो बिजनेस फेल हुआ, ये सच है। उसे बार बार ये सोचकर मत कोस कि काश ऐसा न होता। जो हो गया वो तेरे अतीत का हिस्सा है, पर वो तेरा भविष्य तय नहीं करता। तू अपनी कहानी का लेखक खुद है और ये हार सिर्फ एक चैप्टर है, पूरी किताब नहीं। छत पर अब अंधेरा हो चुका था, पर आसमान में तारे चमकने लगे थे। ईशान ने महसूस किया कि कबीर की बातों ने उसके उस अधूरे शौक को एक रास्ता दे दिया है। उसने महसूस किया कि उसे उस पुरानी डायरी को जलाने या फेंकने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे सम्मान के साथ अपनी अलमारी में रखने की जरूरत है। एक सबक की तरह, एक याद की तरह। उसने जान लिया था कि वो अपनी तकलीफों से भागकर मजबूत नहीं बनेगा, बल्कि उन्हें गले लगाकर और उनके बावजूद आगे बढ़कर ही सच्चा साहस पाएगा। कबीर ने जाते जाते उसके कंधे को थपथपाया और कहा, ईशान, ग्रीफ हमें तोड़ता नहीं है, वो हमें बदल देता है।
और उस बदलाव के बाद तू जो इंसान बनेगा वो पहले वाले से कहीं ज्यादा गहरा और समझदार होगा। बस खुद को थोड़ा वक्त दे और अपनी इस इनर जर्नी पर भरोसा रख। ईशान वहीं खड़ा रहा, रात की ठंडी हवा को महसूस करते हुए। उसे लगा कि उसके डिब्बे का आकार धीरे धीरे बढ़ रहा है और अब उस पेन बटन का डर पहले से कम हो गया है। उसे समझ आ गया था कि मूविंग ऑन का मतलब भूलना नहीं, बल्कि उस याद के साथ खूबसूरती से जीना सीखना है। कुछ हफ्तों बाद ईशान ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी की रफ्तार थोड़ी संभल रही है। पर एक शाम उसे एक पुराने कॉलेज फ्रेंड की शादी का इनविटेशन मिला। शादी मतलब पुराने दोस्त, वही पुराने सवाल और वही तुम आजकल क्या कर रहे हो वाली बेचैनी। ईशान के मन में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। उसे लगा कि सब उसे एक फेल्ड एंटरप्रेन्योर की नजरों से देखेंगे। जब वो तैयार होकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो उसे अपनी शर्ट में सिलवटें नहीं, बल्कि अपने चरित्र में कमियां नजर आ रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसके माथे पर बड़े अक्षरों में लिखा है लॉस। ये वही पुराना सेल्फ डाउट था जो दबे पाव वापस आ गया था। उसे लगा कि शायद उसे जाना ही नहीं चाहिए। घर पर अकेले रहना ज्यादा सेफ महसूस हो रहा था। कबीर ने जब ईशान को कमरे में बेमन से जूते पहनते देखा तो वो समझ गया कि आज इनसिक्योरिटी का भूत फिर से जाग गया है। कबीर ने बड़े प्यार से कहा, ईशान, तू ये जो चेहरे पर तनाव लेकर घूम रहा है, तुझे सच में लगता है कि वहां हर कोई सिर्फ तेरे बारे में ही बात करेगा? ईशान ने झुंझलाकर कहा, भाई, जाहिर है सब सेटल हो चुके हैं। कोई बड़ी कंपनी में वीपी है, कोई अपनी तीसरी गाड़ी ले रहा है और मैं बस एक फेल्ड प्रोजेक्ट की यादें लेकर घूम रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सबके पास एक सक्सेस मैनुअल है और मैं उसकी क्लास में फेल हो गया हूं। कबीर मुस्कुराया और बोला, ईशान, इसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम दुनिया के केंद्र में हैं और सबकी तेज रोशनी, स्पॉटलाइट, सिर्फ हम पर ही टिकी है। हमें लगता है कि लोग हमारी हर गलती, हमारे हर दाग और हमारी हर नाकामी को जूम करके देख रहे हैं। पर हकीकत यह है कि हर इंसान अपनी खुद की स्पॉटलाइट के नीचे खड़ा है। वो वहां शादी में अपनी असुरक्षाओं को छिपाने की कोशिश कर रहे होंगे। उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि क्या मेरी ड्रेस अच्छी लग रही है, या क्या लोग मेरी सैलरी के बारे में पूछेंगे। किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो तेरी नाकामियों का ऑडिट करे। लोग अपने बारे में सोचने में इतने व्यस्त है कि उन्हें तेरी फेलियर की परवाह भी नहीं है। तू खुद ही अपना सबसे बड़ा क्रिटिक बना बैठा है। ईशान ने बेल्ट कसते हुए कहा, पर भाई, वो जो अंदर से आवाज आती है कि आई एम नॉट इनफ, उसका क्या? मुझे लगता है कि जब तक मैं कुछ बहुत बड़ा हासिल नहीं कर लेता, तब तक मुझे सिर उठाकर चलने का हक नहीं है। मुझे लगता है कि मेरा वैल्यू मेरे काम से जुड़ा है। कबीर ने ईशान को बिठाया और गंभीर होकर बोला, यही हम मात खा जाते हैं। हम अपनी ह्यूमन वर्थ को अपनी परफॉर्मेंस के तराजू पर तौलने लगते हैं। अगर काम अच्छा हुआ तो मैं गुड हूं, अगर काम बिगड़ा तो मैं बैड हूं। पर सोच, अगर तू एक दोस्त के तौर पर किसी को पसंद करता है तो क्या तू उसकी बैंक बैलेंस या उसके प्रमोशन की वजह से उसे प्यार करता है? नहीं ना। तू उसे उसकी ईमानदारी, उसकी हंसी या उसके साथ बिताए वक्त की वजह से पसंद करता है। तो फिर तू खुद के लिए इतने सख्त नियम क्यों बना रहा है? तू एक इंसान है, कोई प्रोडक्ट नहीं जिसकी क्वालिटी हर दिन चेक की जाए। तू इनफ है सिर्फ इसलिए कि तू है। कामयाबी तुझे ज्यादा कीमती नहीं बनाती और नाकामी तुझे कम कीमती नहीं बनाती। ईशान को यह बात थोड़ी राहत देने वाली लगी, पर उसने फिर पूछा, लेकिन भाई, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? मुझे लगता है कि जब तक मुझे पूरा भरोसा नहीं होगा कि मैं वहां जाकर सबके सामने अच्छे से बात कर सकूंगा, तब तक मैं कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करूंगा। कबीर ने ठहाका लगाया और कहा, ईशान, कॉन्फिडेंस कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, वो एक आउटकम है।
तू सोच रहा है कि पहले आत्मविश्वास आएगा, फिर मैं कदम उठाऊंगा। पर सच तो यह है कि पहले तुझे वो कदम उठाना होगा जिसे उठाने में तुझे डर लग रहा है, और उस कदम को उठाने के बाद जो तुझे अपनी काबिलियत का एहसास होगा, वही असली कॉन्फिडेंस है। इसे कॉन्फिडेंस लूप कहते हैं। तू डर के साथ वहां जा, कांपते हाथों से हाथ मिला, और जब तू देखेगा कि तूने वो कर लिया जो तुझे नामुमकिन लग रहा था, तब तेरा दिमाग कहेगा, अरे मैं ये कर सकता हूं। आत्मविश्वास काम करने के बाद पैदा होता है, काम करने से पहले नहीं। तू बस करेज, साहस लेकर जा, कॉन्फिडेंस अपने आप पीछे पीछे आ जाएगा। ईशान ने एक गहरी सांस ली। उसे अपनी सोच में एक बदलाव महसूस हुआ। कबीर ने आगे कहा, एक और बात, अपनी गलतियों को अपनी पहचान मत बना। तूने गलती की, यू मेड अ मिस्टेक, इसका मतलब यह नहीं कि तू ही एक गलती है, यू आर अ मिस्टेक। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब हम खुद को अपनी गलतियों के साथ जोड़ लेते हैं तो हम शेम महसूस करते हैं, और शर्म हमें दुनिया से छिपा देती है। पर जब हम अपनी गलती को एक डेटा पॉइंट की तरह देखते हैं तो हम उससे सीख सकते हैं। अपने अंदर के उस क्रिटिक को देखो जो तुझे कोस रहा है। क्या वो सच बोल रहा है, या वो बस तुझे सेफ रखने के लिए डरा रहा है? उस आवाज को सुन, पर उसे अपनी जिंदगी का ड्राइवर मत बनने दे। उसे पिछली सीट पर बैठने दे और खुद गाड़ी चला। शादी में जाने का फैसला अब ईशान को उतना डरावना नहीं लग रहा था। उसने महसूस किया कि उसका डर असल में दूसरों के बारे में नहीं था, बल्कि खुद के साथ उसके रिश्ते के बारे में था। कबीर ने जाते जाते कहा, वहां जाकर किसी को इंप्रेस करने की कोशिश मत करना, बस ऑथेंटिक रहना। अपनी असफलताओं को छिपा मत। अगर कोई पूछे तो सहजता से कह दे कि हाँ, वो प्रोजेक्ट नहीं चला, पर मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। जब तू अपनी कमियों को स्वीकार कर लेता है तो किसी के पास तुझे चोट पहुंचाने की ताकत नहीं बचती। असली मजबूती परफेक्ट होने में नहीं, बल्कि अपनी इम्परफेक्शंस के साथ खड़े रहने में है। ईशान जब घर से निकला तो उसका सीना थोड़ा तना हुआ था। उसने महसूस किया कि वो अब भी घबराया हुआ था, पर अब उस घबराहट में एक तरह का उत्साह भी था। उसे लगा कि वो एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है। शादी में उसने देखा कि कबीर की बात सच थी। लोग अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे। जब किसी ने उसके स्टार्टअप के बारे में पूछा तो उसने बिना नजरें झुकाए सच बोल दिया। ताज्जुब की बात यह थी कि सामने वाले ने उसे नीचा दिखाने के बजाय अपनी खुद की एक नाकामी की कहानी सुना दी। उस रात ईशान को समझ आया कि हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं, बस हम सबने अलग अलग मुखौटे, मास्क्स पहन रखे हैं। देर रात जब वो वापस लौटा तो उसे अपनी हार अब वैसी बोझिल नहीं लग रही थी। उसे एहसास हुआ कि सेल्फ डाउट का इलाज सक्सेस नहीं है, बल्कि सेल्फ कंपैशन है। उसने खुद को एक सख्त जज की नजरों से देखना छोड़ दिया था और एक दयालु दोस्त की तरह अपना हाथ थाम लिया था। वो जान गया था कि वो जो भी है, जैसा भी है, इनफ है, और ये एहसास उसे दुनिया की किसी भी बड़ी कामयाबी से ज्यादा सुकून दे रहा था। दिन चढ़ चुका था और सूरज की रोशनी ईशान के कमरे के कोनों को साफ साफ दिखा रही थी। आज ईशान का एक बहुत बड़ा इंटरव्यू था, उसी स्टार्टअप आइडिया को लेकर जिसे उसने नए सिरे से नई समझ के साथ तैयार किया था। पर जैसे जैसे घड़ी की सुइयां करीब आ रही थी, उसके हाथों में एक अजीब सी कपकपी और दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। उसे लग रहा था जैसे उसके पेट में सैकड़ों तितलियां एक साथ पंख फड़फड़ा रही हों। ये वही पुरानी बेचैनी थी जिसे हम एंजाइटी कहते हैं। वो बार बार अपने नोट्स देख रहा था, पानी पी रहा था और खिड़की के बाहर देख रहा था, जैसे कहीं से कोई संकेत मिल जाए कि सब ठीक होगा। उसे लगा कि इतने हफ्तों की इनर वर्क के बाद भी वो आज फिर से उसी कमजोरी का शिकार हो रहा है। कबीर दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसने ईशान के चेहरे का पीलापन देख लिया था। उसने धीरे से कहा, ईशान,
तेरा दिल इस वक्त बहुत तेज धड़क रहा है ना? ऐसा लग रहा है जैसे तू किसी जंग पर जा रहा हो। ईशान ने घबराकर कहा, भाई, ये डर मुझे खा जाएगा। मुझे लग रहा है कि मैं सब भूल जाऊंगा। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि ये एंजाइटी हमेशा के लिए गायब हो जाए? मैं बस शांत रहना चाहता हूं। कबीर उसके पास बैठा और उसका हाथ थामते हुए बोला, ईशान, सबसे पहली बात तो ये समझ ले कि एंजाइटी कोई दुश्मन नहीं है। ये तेरे शरीर का एक सिक्योरिटी सिस्टम है। लाखों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तो ये डर ही उसे शेरों और खतरों से बचाता था। आज शेर नहीं है, पर तेरा दिमाग इस इंटरव्यू को उसी थ्रेट की तरह देख रहा है। तेरा शरीर तुझे बचाने की कोशिश कर रहा है, तुझे फाइट और फ्लाइट मोड में डाल रहा है। ये जो धड़कन तेज हुई है, ये असल में तेरे शरीर का तरीका है तेरी मांसपेशियों तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाने का, ताकि तू चुनौतियों का सामना कर सके। ये कमजोरी नहीं है ईशान, ये तेरी सर्वाइवल एनर्जी है। ईशान ने लंबी सांस ली, पर यह बहुत अनकंफर्टेबल है भाई। मुझे लग रहा है कि मैं कंट्रोल खो रहा हूं। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो एंजाइटी ट्रैप है। हम उस बेचैनी से इतना डर जाते हैं कि हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं, और जितना हम उसे दबाते हैं, वो उतनी ही लाउड होती जाती है। इसे एक स्मोक अलार्म की तरह देख। स्मोक अलार्म का काम है शोर मचाना जब उसे धुआं दिखे। वो ये नहीं बता सकता कि रसोई में टोस्ट जल रहा है या सच में घर में आग लगी है। तेरा दिमाग अभी उस जले हुए टोस्ट को आग समझ रहा है। तुझे उस अलार्म को तोड़ने की जरूरत नहीं है, बस उसे ये बताने की जरूरत है कि शुक्रिया, मैंने देख लिया है, पर अभी कोई खतरा नहीं है। जब तू अपनी इन शारीरिक संवेदनाओं, फिजिकल सेंसेशंस को नाम देना शुरू कर देता है और उन्हें स्वीकार कर लेता है, तो उनका डर कम होने लगता है। तू अपने मन में कह सकता है, मेरा दिल तेज धड़क रहा है, मेरी हथेलियां गीली हो रही हैं, और ये ठीक है। कबीर ने उसे स्क्वायर ब्रीदिंग के बारे में बताया। 4 सेकंड तक सांस लेना, 4 सेकंड रोकना, 4 सेकंड छोड़ना और फिर 4 सेकंड रुकना। उसने समझाया कि कैसे हमारा शरीर और दिमाग एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर हम अपनी सांसों को धीमा कर लें, तो हम अपने दिमाग को ये सिग्नल भेजते हैं कि सब सुरक्षित है, और धीरे धीरे वो अलार्म बंद हो जाता है। ईशान ने वैसा ही किया। उसने महसूस किया कि उसका डर पूरी तरह गायब तो नहीं हुआ, पर अब वो उसे डरा नहीं रहा था। कबीर ने आगे कहा, ईशान, हम अक्सर सेफ्टी बिहेवियर्स का सहारा लेते हैं, जैसे बार बार अपने नोट्स चेक करना, या लोगों से नजरें चुराना, या ऐसी जगहों पर जाने से बचना जहां हमें डर लगता है। हमें लगता है कि ये चीजें हमें बचा रही हैं, पर हकीकत में ये हमारे डर को और पुख्ता करती है। क्योंकि अगली बार जब तू सफल होगा, तो तेरा दिमाग कहेगा, तू इसलिए सफल हुआ क्योंकि तूने 50 बार नोट्स देखे थे, न कि इसलिए कि तू काबिल है। अगर तुझे अपने डर को जीतना है, तो तुझे उन सेफ्टी बिहेवियर्स को धीरे धीरे छोड़ना होगा। तुझे उस डर के साथ विलिंगनेस दिखानी होगी। साहस का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के होते हुए भी कदम आगे बढ़ाना है। दोपहर तक ईशान का इंटरव्यू खत्म हो चुका था। वो जब बाहर निकला, तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। नतीजा जो भी हो, पर उसे इस बात की खुशी थी कि उसने अपने डर को अपनी राह का पत्थर नहीं बनने दिया। शाम को वो और कबीर पार्क में टहल रहे थे। ईशान ने पूछा, भाई, क्या जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? कभी उतार, कभी चढ़ाव? क्या कभी ऐसा वक्त आएगा जब मैं पूरी तरह फिक्स हो जाऊंगा? कबीर एक बेंच पर बैठ गया और डूबते सूरज को देखते हुए बोला, ईशान, इंसान कोई टूटी हुई मशीन नहीं है जिसे फिक्स किया जाए। जिंदगी कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर सब कुछ थम जाएगा। ये तो एक सफर है, एक प्रोसेस है। हम अक्सर हैप्पीनेस को अपना लक्ष्य बना लेते हैं, पर खुशी तो मौसम की तरह है, आती है और चली जाती है। असली चीज है एक मीनिंगफुल लाइफ, यानी एक सार्थक जीवन जीना। ईशान ने उत्सुकता से पूछा,
सार्थक जीवन, उसका क्या मतलब है? कबीर ने जवाब दिया, इसका मतलब है अपनी वैल्यूज के साथ तालमेल बिठाकर जीना। देख, गोल्स और वैल्यूज में फर्क होता है। गोल एक ऐसी चीज है जिसे तू हासिल कर सकता है और फिर वो खत्म हो जाता है, जैसे इंटरव्यू क्लियर करना। पर वैल्यू एक दिशा है, जैसे ईमानदारी या सीखने की ललक। तू कभी ये नहीं कह सकता कि आज मैंने ईमानदारी पूरी कर ली, अब कल से नहीं करूंगा। वैल्यूज हर पल चुनी जाती है। जब तू अपनी जिंदगी के फैसले अपनी वैल्यूज के आधार पर लेता है, तो चाहे बाहर का मौसम कैसा भी हो, चाहे तू सफल हो या विफल, तुझे अंदर से एक क्लैरिटी और सुकून महसूस होगा। तू आउटकम का गुलाम नहीं रहेगा। तू अपनी कहानी का हीरो बनेगा, क्योंकि तूने वो किया जो तेरे लिए सही था, न कि वो जो आसान था। ईशान को महसूस हुआ कि पिछले कुछ हफ्तों में उसने जो कुछ भी सीखा, चाहे वो मूड को समझना हो, मोटिवेशन के पीछे न भागना हो, भावनाओं को स्वीकार करना हो या दुख और डर के साथ जीना हो, ये सब उसे एक बेहतर इंसान बनाने के लिए नहीं, बल्कि उसे पूरा होल बनाने के लिए था। उसने समझा कि उदासी, तनाव और डर भी उतने ही जरूरी है जितना कि खुशी और आत्मविश्वास। ये सब मिलकर ही एक इंसान की जिंदगी का ताना बाना बुनते हैं। कबीर ने उठते हुए कहा, याद रखना ईशान, तेरे पास हमेशा वो टूल्स रहेंगे जो तूने इस दौरान सीखे हैं। जब भी बादल छाएं, अपनी उस मेंटल हेल्थ टूल किट को खोल लेना। तू अकेला नहीं है और तेरा ऐसा महसूस करना तुझे कमजोर नहीं बनाता। तू बस एक इंसान है जो अपनी राह तलाश रहा है। रात की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में अनगिनत तारे अपनी जगह पर अडिग थे। ईशान ने एक गहरी और शांत सांस ली। उसे अब किसी जादुई बदलाव का इंतजार नहीं था, क्योंकि उसने जान लिया था कि वो हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उसने अपने अंदर एक ऐसी मजबूती महसूस की जो किसी बाहरी कामयाबी की मोहताज नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी को ठीक करने की जरूरत नहीं है, बस उसे पूरी तरह से जीने की जरूरत है। हर आंसू और हर मुस्कुराहट के साथ ईशान के मन में एक विचार आया कि काश ये बातें उसे किसी ने पहले बताई होती। पर फिर उसने मुस्कुराकर सोचा कि शायद हर चीज का अपना एक वक्त होता है। उसने अपने फोन को जेब में रखा और घर की ओर चल दिया, जहां अब अंधेरा नहीं बल्कि एक नरम और सुकून भरी रोशनी इंतजार कर रही थी। वो जान गया था कि अब वो जहां भी जाएगा अपनी उस इनर स्टिलनेस को साथ लेकर जाएगा। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर इस सफर में हमारे साथ रहने के लिए आपका शुक्रिया। याद रखिएगा, आपकी मानसिक सेहत आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और इसके लिए काम करना कभी खत्म न होने वाला पर सबसे खूबसूरत निवेश है। खुद का ख्याल रखें, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे ही अनमोल है।